किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से तो आपने देखा होगा टॉप बोरर हो या फिर पोका बोइंग हो या फिर लाल सड़न हो। इन तीनों रोगों ने गन्ना किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। एक तो इनके कंट्रोल के लिए जब ये आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है और खर्चा करने के बावजूद भी ये इतने डेवलप्ड हो जाते हैं, कई बार रुक नहीं पाते हैं जिससे उत्पादन गिर जाता है। और जब उत्पादन गिरता है तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नौदा गन्ना हार्वेस्ट करने के बाद जब आप पेड़ी गन्ना के लिए आपके गन्ने को तैयार करते हैं तो उसमें प्रिवेंटिव होकर के इनका इलाज कैसे कर सकते हैं और कैसे आपका जो नौदा गन्ना आपने हार्वेस्ट किया है वो पेड़ी गन्ने के लिए बहुत अच्छे उत्पादन के लिए तैयार हो जाए, चूँकि उसमें फुटाव अच्छा आए, ग्रोथ अच्छी रहे और ये जो रोग हैं तीनों टॉप बोरर, पोका बोइंग और लाल सड़न ये ना आए। तो अगर आएंगे ही नहीं, फुटाव अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका उत्पादन भी अच्छा ही होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूं, आप ये खेत देख रहे होंगे, इसके अंदर नौदा गन्ने को हार्वेस्ट कर लिया गया है और अब ये पेड़ी गन्ने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो एक शिकायत होती है नौदा गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद, आपने देखा होगा जो मेंढे होते हैं, जो जड़ें होती हैं वो ब्लैक ब्लैक पड़ जाती हैं और जब ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं तो वहाँ होता यही है कि फुटाव नहीं आ पाता है और फुटाव नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा क्षति हमारे गन्ने को हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो गन्ने का मेंढा था ये फंगस के कारण, ज़्यादा ठंड होने के कारण ये ब्लैक पड़ चुका है और इसमें अब फुटाव आएगा ही नहीं। और अगर ऐसी मात्रा हमारे पूरे खेत के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो संभावना ये हो जाती है कि गन्ने का उत्पादन गिर जाएगा। तो एक तो ये ना हो, साथ ही जो टॉप बोरर की जो सूंडी होती है वो इस समय अंडे देती है, वो सुषुप्त अवस्था में होती है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही वो अपनी प्रसुप्त अवस्था में यानी वो फिर से सक्रिय हो जाएगी और जो अंडे हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे और इल्लियाँ बाहर आ जाएंगी। तो इसी समय पे आप उन अंडों को कंट्रोल कर पाएँ और वो जो प्रसुप्त अवस्था में आएगी कुछ खाएगी और अगर आप उसमें इंसेक्टिसाइड लगा के रखते हैं तो फिर वो खाते ही मर भी जाएगी। तो एक चीज़ तो ये होगी कि आपकी जो फंगस है वो ना आए, दूसरा जो टॉप बोरर वाली सुंडी है वो पहले ही दौर में ख़त्म हो जाए या आए ही नहीं, जो अंडे भी हैं वो भी टूट जाएं। तीसरा, फुटाव अच्छा हो। अगर आपके गन्ने के मेंढे में फुटाव बम्पर होगा और वो स्वस्थ गन्ना होकर चलेगा तो उत्पादन स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा ही। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले एक स्प्रे करना है। उस स्प्रे के अंदर आपको लेना है एथाफोन, जो क्रिस्टल कंपनी का EP50 के नाम से आता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लगभग 100 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है कोई इंसेक्टिसाइड, जो जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो सकता है या फिर प्रोपोनेफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन हो सकता है। उसकी 250 से 500 ml मात्रा ले लीजिए। अगर आप इमिडाक्लोरोपिड लेते हैं तो 150 ml बहुत होता है 1 एकड़ के लिए, तो ये ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको लेनी है फंगीसाइड। UPL का साफ भी ले सकते हैं या किसी भी कंपनी का जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो या फिर कोई सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो, तो तीनों का कंबाइन रूप लीजिए आप। अगर आप साफ लेते हैं तो लगभग 500 ग्राम ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए या 250 ग्राम भी ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। तो एथाफोन प्लस एक इंसेक्टिसाइड प्लस एक फंगीसाइड, इन तीनों का घोल बनाइए और साथ ही आप अपनी फसल पर स्प्रे करा दीजिए। चाहे अवस्था ये हो आपको लगे कि भाई पहले कल्ले बाहर आ जाने दो उसके बाद स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे की आवश्यकता शुरुआत में ही हो सकती है। आप जैसे ही हार्वेस्ट करेंगे वैसे भी आप रो पे करते चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपके तो फंगस से रिलेटेड जितने भी, जैसे लाल सड़न भी फंगस का ही रोग होता है। इंसेक्टिसाइड के अंदर आप देखते होंगे, चाहे टॉप बोरर वाली सूंडी हो, दीमक हो या फिर वाइट ग्रब हो या फिर कोई अन्य भी इंसेक्ट हो, जैसे ही आपका फुटाव बाहर आता है, तापमान थोड़ा बढ़ेगा ही अब, तो नए नए इंसेक्ट उसे खा करके नष्ट करते हैं तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और साथ ही जो फुटाव आएगा एथाफोन से, इंसेक्टिसाइड से जो इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल होंगे। साथ ही जो फंगीसाइड आप लगा रहे हैं इससे फंगस वाले जितने भी रोग हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो एक प्रोटेक्शन आपकी फसल को प्रारंभिक अवस्था में मिल जाएगा, जिससे जो आपका शुरुआती दौर है गन्ने की पेड़ी का, फुटान का और स्वस्थ होकर चलने का, वो ग्रोथ पकड़ जाएगा पौधा और फिर आगे आप उसका मैनेजमेंट करते चले जाएंगे तो गन्ने का उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। ये तो हो गया हमारा स्प्रे, और जैसे आप सिंचाई करते हैं इसकी, तो फर्टिलाइज़र के अंदर जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने खेत को अच्छे से जुतवा भी सकते हैं,
फर्टिलाइज़र देने से पहले। अब जैसा कि इस किसान भाई ने बीचों बीच हल निकलवाया है या फिर कल्टीवेटर निकलवाया है, आप वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको करना यही है, एक तो NPK उसकी पर्याप्त डोज लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अगर आप DAP यूज करते हैं तो उसमें पोटास होता नहीं है, इसलिए आपको एडिशनल पोटास लेना पड़ेगा। मार्केट के अंदर 5 से 10 और 50 किलो बैग में अवेलेबल हैं, तो आप जैसा सुटेबल हो अपनी फसल के हिसाब से वैसा करें। तो NPK लेते हैं तो पोटास लेने की आवश्यकता नहीं है, और DAP लेते हैं तो आपको पोटास एडिशनल रखने की आवश्यकता है। अगर आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय आपको कोई जो ट्रिलिंग अच्छी करा दे वैसा उत्पाद, जैसे सॉइल विटालाइजर आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, भूमिका है या फिर माइक्रोराइजा हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर्ड हैं उन्हें भी ले सकते हैं। साथ ही आपको इंसेक्टिसाइड, अगर आप स्प्रे में इंसेक्टिसाइड नहीं दे रहे हैं तो इस समय आपको इंसेक्टिसाइड लेना है। आपका NPK या फिर DAP के साथ अगर ले रहे हैं तो पोटास, और साथ ही में आपको कोई सॉइल विटालाइजर जैसे सागरिका हो गई या फिर माइक्रोराइजा हो गया, साथ ही इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हैं। अगर आपने स्प्रे किया है तो आप यहाँ पर इंसेक्टिसाइड ना लें। लगभग 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के लिए। तीनों चीज़ों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद अगर जुतवाया है तो जुतवाने के बाद इस तरीके से इन कूड़ों में बीच में डाल सकते हैं, जैसा कि हमारे इस किसान भाई ने डाला हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे ये जो पार्टिकल हैं ये हैं NPK के। इसमें जो भी मिक्स किया होगा वो घुल गया है, और अब ये सिंचाई। कुछ किसान भाई पहले सिंचाई कर लेते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई पहले फर्टिलाइज़र दे देते हैं, उसके बाद सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप ये कर लेते हैं, एक स्प्रे और साथ ही जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है वो, तो आपका एक तो फुटाव अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में इंसेक्ट और फंगस से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो कंट्रोल रहेंगे, और जब ये चीज़ें कंट्रोल रहेंगी, फुटाव अच्छा होगा, तो सामरिक ग्रोथ जो है आपके पौधे की वो अच्छी रहेगी, और जब ग्रोथ अच्छी रहेगी तो उत्पादन अच्छा, स्वाभाविक सी बात है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किस समय करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग इस समय DAP के साथ इसलिए नहीं बताया है कि हम जब कैल्शियम नाइट्रेट को DAP वगैरह के साथ उपयोग करते हैं तो वो उसके संगत नहीं है। क्यों संगत नहीं है, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब बताऊँगा कि किस स्टेज में आप पेडी गन्ने के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करके आप अपने गन्ने की जो ग्रोथ है उसे अच्छा कर सकते हैं, फुलाव अच्छा कर सकते हैं, और उसमें वजन मेंटेन कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तभी, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे, और जब प्रेस कर लेंगे तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई सलाह चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी फ़ोन नंबर चल रहा है। किसी भी फसल से संबंधित आपको कुछ पूछना हो तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक अथवा व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं, वहाँ पे आप जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।